हेलो 10th क्लास। आज हम आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे। फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सब लोग प्रकाश देखते हैं ना, क्या है प्रकाश? ये देखिए लाइट आ रहा है, ये आप ब्लैक बोर्ड देख पा रहे हैं, आप अपना पेन देख पा रहे हैं, बुक देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? रात के अंधेरे में अगर आप अचानक से उठते हैं और लाइट बंद होता है तो क्या आप कुछ देख पाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? देखने के लिए हमें आँखें चाहिए और प्रकाश चाहिए। जैसे ही रात में आप लाइट ऑन कर लेते हैं आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। ऐसे ही दिन में हमें सब कुछ दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश ऐसा कारक है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। आप लोग बोर्ड को देख पा रहे हैं, अपनी बुक को देख पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश क्या है? क्वेश्चन अगर आता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। इतना लिखेंगे। उसके बाद ये प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, मतलब प्रकाश के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे ही प्रकाश का नाम आता है सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? सन। सूरज से हमें लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। जैसे ही सुबह होती है सूरज निकलता है, एकदम चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो सबसे पहले स्रोत क्या है प्रकाश का? सूरज है, चाँद है, तारे है, आपका लाइट का बल्ब है, दिया है, मोमबत्ती है, लैंप है, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट। ये हम थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज़ करा रहे हैं। आपने पिछली क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा हुआ है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। तो स्रोत तक आपको पता चल गया। प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है? दो प्रकार के होते हैं सोर्सेज। सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स लाइट के। एक तो होता है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसको आप बोलते हैं प्रकाश के स्रोत, ठीक है। और प्रकाश के स्रोत दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रकृति द्वारा बने हुए हैं। प्राकृतिक में क्या है? चांद है, सूरज है, तारे हैं, ये सब है। और मानव निर्मित मतलब जो सोर्सेज मानव ने बनाए हैं, मानव द्वारा निर्माण किए हुए प्रकाश के स्रोत को हम बोलते हैं मानव निर्मित सोर्सेज। इसमें आपके क्या आ जाता है? टॉर्च है, बल्ब है, दिया है, मोमबत्ती है, ये बहुत सारे जो भी आपको जिससे प्रकाश मिलता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन अगर आता है प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आप लिखेंगे प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद आपके पास आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त मतलब ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ये भी आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े हुए होंगे, बस जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिससे प्रकाश निकलता है। वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और ये इसका ऑपोजिट वर्ड है अप्रदीप्त, जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं उनको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त में आप क्या क्या लिख सकते हैं? सूरज, तारे, जलता हुआ दिया, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ आपका लाइट का बल्ब, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो जिनसे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? और फिर अप्रदीप्त जिनसे प्रकाश नहीं निकल रहा। अगर आपको आएगा क्वेश्चन प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में क्या अंतर है, ना फिर वो पूछ सकता है उदाहरण देके बताइए, उनका एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रदीप्त वो है जिनसे प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। ये हो गया। इसके बाद आपके पास आता है प्रकीर्णन की प्रक्रिया। नेक्स्ट आपके पास
आपकी बुक में भी आप जैसे रीड करेंगे ना, हम आपको ये एक्सप्लेन करके जा रहे हैं, उसके बाद आप अपना 10th स्टैंडर्ड का बुक खोलिएगा, पढ़िएगा। सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया है, फिर उसके सोर्सेज के बारे में बताया है, फिर ये लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। उसके बाद आपको प्रकीर्णन स्कैटरिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया है, क्या होता है प्रकीर्णन। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है, ये हम बाहर गए, हम पे प्रकाश पड़ रहा है, तो हमसे आगे प्रकाश, हम उस प्रकाश को कुछ हिस्से को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम पे लाइट पड़ी या कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, सन में गया, लाइट पड़ी, इसने कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब कर लिया लाइट का, ठीक है। लाइट को अब कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्प्शन के बाद वो लाइट को चारों तरफ वितरित करता है, स्कैटर कर देता है। ये स्कैटरिंग कर रहा है, चारों तरफ उसमें से प्रकाश की किरणें निकलने लग जाती हैं, प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ता है, प्रकाश का कुछ हिस्सा वो वस्तु अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो वस्तु अपने में से प्रकाश को वितरित करती है चारों तरफ। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। आपको लिखना है तो आप दोबारा इसको वीडियो को चलाएंगे और लिख लेंगे, नहीं तो आपकी बुक में भी आपको दिया है कि प्रकीर्णन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ये प्रकीर्णन समझ गए, प्रकाश पड़ा, ये क्यों ऐसे क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, प्रकीर्णन से हम क्या फ़ायदा हो रहा है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, तो ऐसे कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे प्रकाश सीधा नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे आप किसी कमरे में गए तो वहाँ तो प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा ना, सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो भी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सब पे प्रकाश पड़ रहा है। वो कुछ हिस्सा प्रकाश का अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो अब्जॉर्प्शन के बाद उसको स्कैटर करते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं। तो उनमें से जो प्रकाश निकलता है, उसकी वजह से हम उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जिन पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रहा। क्लियर हो रहा है? जैसे हम हैं, हम पे भी प्रकाश पड़ा, इसके बाद हम भी स्कैटरिंग कर रहे हैं प्रकाश की। आपके ऊपर भी प्रकाश पड़ रहा है, आपसे भी स्कैटरिंग हो रही है, हर पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है प्रकाश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रकीर्णन क्या है। इसके बाद हमारे पास है, हमको स्टडी करना है किरण के बारे में। किरण क्या है? कभी अर्ली मॉर्निंग में उठे हों आप, हमको पता नहीं है कि आपके घर में मतलब एक अंधेरा कमरा, ऐसा कमरा जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आ सकती हो, प्रकाश ना जा सकता हो, और एक वेंटिलेटर, जो होल्स वाले वेंटिलेटर रहते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में वैसा एक कमरा था, तो वहाँ से जब प्रकाश जल्दी सुबह जल्दी जब प्रकाश निकलता है सूरज, तो वहाँ से जब प्रकाश आता था तो हम देखते थे कि लाइन में प्रकाश आ रहा है, और उस लाइन में बहुत सारे पार्टिकल्स नाच रहे होते थे। शायद आप में से भी कुछ बच्चों ने देखा होगा है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें नाच रहे होते थे। हम देखते थे ये कैसे आ रहा है ये, तो हम उसको छू के भी देखते थे। हो सकता है आप में से भी किसी ने छू के देखा हो, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। तो वो जो प्रकाश अपना मार्ग तय करता है, वो एक सीधी रेखा में तय करता है, तो उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ रहे हैं किसको कहते हैं प्रकाश की किरण? प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश अपना मार्ग हमेशा सरल रेखा पे करता है। प्रकाश ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पे, हमेशा सीधी रेखा पे चलता है प्रकाश, इसको प्रकाश की किरण कहते हैं। ये एरो हमें क्या दिखाता है कि प्रकाश किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम कह रहे हैं इसका नाम अगर हम ए भी रख देते हैं, ये कोई किरण है, इसका नाम हमने ए भी रख दिया। अगर प्रकाश ए से बी की तरफ जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगाएंगे ए बी, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर ये बी से ए की तरफ आ रहा होता तो हम इसको ऐसे बनाते और इसका डायरेक्शन ऐसे लिखते, या फिर इसको लिखते बी ए, क्योंकि बी से ए की तरफ आ रहा है। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा पे चलता है, तो इस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ तक आया आपको? किरण के आगे अब हम कर रहे हैं किरण
पुंज। किरण क्लियर हो गया। प्रकाश एक हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी भी प्रकाश ऐसे 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 नहीं चलता। आपने शायद अपना वो एक मोमबत्ती के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते थे 7th स्टैंडर्ड में, आई फॉरगॉट किसी स्टैंडर्ड में हमने किया है। मोमबत्ती जगाते थे और फिर बीच में कार्डबोर्ड रखते थे, उसमें शेड करके देखते थे कि प्रकाश आ रहा है, फिर उस कार्डबोर्ड को हिला के देखते थे तो प्रकाश नहीं आता था। वो हमें ये प्रूफ कर रहा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, वो आप प्रूफ किए हैं। अब हम किरण पुंज पढ़ेंगे। किरण पुंज क्या है? आपने प्रकाश की किरण पढ़ लिया, तो किरणों के समूह को हम बोलते हैं किरण पुंज। ये एक किरण है, एक और किरण, बहुत सारी किरणें अगर मिल जाती हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, इसको हम बोलते हैं किरण पुंज। हम आपको ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप ये लोग पहले पढ़े हुए हैं, जस्ट रिवाइज़ करा रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कर रहे हैं। किरण पुंज है जिसमें बहुत सारी किरणों के समूह को, बहुत सारी किरणें हैं उनका अगर समूह बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज हमारे पास कितनी प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत आता है, 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी उनकी डेफिनेशन आ जाती है आगे के जो पार्ट्स हैं। किरण पुंज हमारे पास होता है 3 प्रकार का। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और एक जो अभी हम ये ड्रॉ किए हैं ये होता है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। समझ रहे हैं ना? 3 प्रकार का होता है किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप लोग मैथ्स में भी करे हैं समानांतर रेखाओं के बारे में। तो समानांतर जो किरणें एक दूसरे के समान होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसको हम कहते हैं समानांतर किरण पुंज। उसके नाम से ही उसका डेफिनेशन निकल जाएगा। ये हो गया किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन आया, मान लीजिए किरण पुंज कितनी प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम बताइए, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। और अगर आगे उसको डिफ़ाइन भी करना है तो समानांतर का आपको एक ही दम ऐसे नाम देखते ही पता है, जो किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होते हैं उनको समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। और अब हम पढ़ते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्जेंट बीम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि आपने टॉर्च ऑन किया, एक बिंदु से, मतलब एक प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है टॉर्च ऑन किया आपने, ये आपका टॉर्च है। ठीक है, जैसे ही आपने टॉर्च, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज मतलब डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड सिमिलर बीम। अपसारी किरण पुंज में कैसे समझेंगे कि क्या है ये? हम जैसे टॉर्च ऑन करते हैं, ये देखिए ये एक टॉर्च है, इसमें एक सोर्स है प्रकाश का, एक सोर्स से प्रकाश निकलता है और चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसे ही आपने टॉर्च ऑन किया, ये प्रकाश निकला और चारों दिशाओं में फैल गया। ये आपका टॉर्च था, टॉर्च से प्रकाश निकला और प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल गई। एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को समझेंगे अब। अपसारी किरण पुंज क्या है? प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से निकल के प्रकाश जब फैलता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ये देखिए ये एक बिंदु स्रोत है, जैसे आपने टॉर्च ऑन किया, टॉर्च ऑन करते हैं तो प्रकाश निकल के फैल जाता है ना, तो ये एक बिंदु सोर्स से निकला और ऐसे फैल गया। एक बिंदु से निकलता है, आती हुई किरणें, एक बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपसारी किरण पुंज होती हैं। समझ गए? अपसारी क्या होता है? एक बिंदु से स्टार्ट होके आपको
अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है प्रकाश। ये हो गया अपसारी किरण पुंज। अब है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है। इस किरण समूह को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट बीम, दिस इज़ कन्वर्जेंट बीम। इसमें एक बिंदु से फैल रहा है प्रकाश, दूर दूर हो रहा है। इसमें प्रकाश आके एक बिंदु पे एकत्रित हो रहा है। इसका क्या एग्जाम्पल है आपके पास? ये टॉर्च है। जैसे टॉर्च ऑन करते ही प्रकाश सारी तरफ फैल जाता है। ये टॉर्च आपका अपसारी किरण पुंज की उदाहरण बनता है। अभिसारी किरण पुंज में कैसे? आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना? मैं देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम अब सनलाइट पे सामने रखते हैं, सनलाइट के, और उसके नीचे ब्लैक पेपर रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि ब्लैक पेपर में से धुआं निकलने लग जाता है। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मतलब बहुत सारी रेज़ उसके ऊपर पड़ रही हैं, प्रकाश की किरणें उस लेंस पे पड़ रही हैं। जब वो पड़ने के बाद एक बिंदु पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये एग्जाम्पल है आपका अभिसारी किरण पुंज का। अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पे प्रकाश की किरणों का इकट्ठा होना। समानांतर किरण पुंज क्या है? जो सारी रेखाएं, प्रकाश की किरणें जब समानांतर चलती हैं तो उनको हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। हो गया ये। इसके बाद आपके पास है, आपकी बुक में है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। इनके बारे में आप पढ़े हुए हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। क्या समझते हैं आप इससे? पारदर्शी नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश की किरणें अगर किसी वस्तु से आर पार हो जाती हैं तो उसको पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं, जिस वस्तु के आर पार हो जाती हैं। जैसे कि कांच हो गया, हवा हो गई, कांच, हवा। और अपारदर्शी जिसमें आपकी प्रकाश की किरणें पार नहीं जा पाती हैं, उसको अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया अपारदर्शी जिसमें प्रकाश नहीं जा रहा है, ये हो गया मेज, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मेज़ हो गया, आपका किताब हो गया। इनमें से आर पार नहीं जा रहा है। और पारभासी जिसमें से कुछ अंश प्रकाश का आर पार जा सकता है, पूरी तरह से नहीं जाता है लेकिन कुछ अंश जा सकता है, उसको आप पारभासी बोलते हैं। पारभासी का उदाहरण जैसे आपका धुंध पड़ा हुआ होता है, बादल ले लीजिए, बादल है हमारा, और हमारी आँख की पुतली भी पारभासी है। आँख की पुतली, आईलिड को भी पारभासी बोलते हैं। और जब धुंध पड़ी होती है वो पारभासी है। और आपका दूध, कोई शरबत, वो सब पारभासी है। उसमें से कुछ अंश प्रकाश का आर पार होता है, पूरा प्रकाश नहीं जाता है। जैसे हम अपने घर में खिड़की लगाते हैं, उसमें कांच लगाते हैं, वो पारदर्शी होता है। कई कई कांच ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा हल्का हल्का सा धुंधला होता है, तो वो पारभासी कांच होता है। समझ गए यहाँ तक? ये यहाँ तक हमने रिवाइज़ किया इसको, पारदर्शी और पारभासी तक। अब हम अपना ये जो नाम है प्रकाश का प्रवर्तन पे चलते हैं। प्रवर्तन क्या है? बॉल खेलते हैं सब लोग, सबने खेलते हैं ना, बचपन में खेले हैं, अभी भी खेलते होंगे। बॉल, अगर आप बॉल को दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? दीवार से टकराती है और वापस आपके पास आ जाती है। तो ये जो वापस आपके पास आ रही है, इसको आप बोलते हैं बॉल का प्रवर्तन। बॉल का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, वापस आ जाना। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रकाश है। प्रकाश अगर किसी समतल सतह पे टकरा के, ये आपका मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, उस पे टकरा के वापस आ जाता है, ये कोई प्रकाश की किरण है। ये किरण टकराई और वो टकरा के वापस आ जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से गई थी। इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है? किसको बोलते हैं परावर्तन? आपने एक माध्यम से प्रकाश की किरण गई, समतल दर्पण पे टकराई, किसी समतल सतह पे टकराई और टकरा के उसी माध्यम में वापस आने की प्रक्रिया को
प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, ये आप जैसे मिरर में देखते हैं, समतल दर्पण अब क्या होता है, पहले समतल दर्पण देख लेते हैं क्या होता है। एक कांच का टुकड़ा होता है, दर्पण सब लोग जानते हैं, सब देखते हैं। दर्पण क्या है, एक कांच का टुकड़ा है जिसकी एक साइड पे चांदी की पतली परत चढ़ाई होती है और उस पे ऊपर पेंट किया होता है, तो वो बन जाता है दर्पण। समतल दर्पण सबके घर पे होता है। तो समतल दर्पण पे आपका जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसी की वजह से प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम ये देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये आपके समतल सतह पे, ये आप दर्पण समझ गए हैं। अब हम पहले प्रकाश के परावर्तन पे ही कंसंट्रेट करते हैं। परावर्तन आप समझ गए कि किसी समतल सतह पे जब प्रकाश की कोई किरण पड़ी, ये आई कोई किरण प्रकाश की, यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है जिससे प्रकाश की किरणें चारों तरफ निकल रही हैं, ठीक है। ये तो हम पढ़ लिए पहले कि स्कैटरिंग होती है, अब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया पढ़े हैं ना। तो वहाँ से एक किरण हमने ऐसी उठाई जो कि इस दर्पण पे पड़ रही है, समतल सतह पे पड़ रही है, ठीक है। ये जो किरण आ रही है ये और फिर किसी सतह पे पड़ रही है, आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। इस डायग्राम को अच्छे से आपको देखना है और समझना है, क्योंकि ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही है। आपतित किरण, इसमें आप पढ़ेंगे आपतित किरण सबसे पहले हो गई, जो बिंदु स्रोत से आने वाली किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण, लिख सकते हैं। उसके बाद समतल सतह पे जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराई उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको बोलेंगे, ये आपतित किरण आई समतल सतह से टकरा गई, तो यहाँ पे टकराई है, ये बिंदु जो है वो है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का डेफिनेशन भी मिल गया आपको, आपतन बिंदु। ये दो नंबर में आपसे पूछता रहता है। उसके बाद ये टकराने के बाद ये वापस गई, परावर्तित हुई, जैसे हमने बॉल मारी थी, बॉल वापस हमारे पास आई, तो ये जो रे है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आई, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये क्या हुआ है, परावर्तन के बाद निकली है, परावर्तित किरण। ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। आपतन बिंदु मिल गया, आपतित किरण मिल गई, परावर्तित किरण मिल गई। यहाँ पे आपको परावर्तित किरण, ये दो नंबर में आपसे पूछता रहेगा। आपतित किरण जो प्रकाश के बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे वो समतल सतह से टकराती है वो आपतन बिंदु होता है। टकराने के बाद जो किरण वापस उसी सतह में, उसी माध्यम में लौट जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इसके बाद अभिलंब, यहाँ से आप आपतन बिंदु से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अभिलंब खींचिए, एक लंब खींचिए, परपेंडिकुलर बनाइए। जो ये समतल दर्पण समतल सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसका नाम होता है अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब होता है। अब ये ऐसे समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी बता देते हैं। ये आपका प्रकाश का कोई सोर्स है, बिंदु स्रोत, यहाँ से लाइट आया, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तित किरण हो गई, यहाँ से लंब खींच दिया हमने तो ये अभिलंब हो गया, ठीक है। अब ये आपतन बिंदु था। तो अभी इसके बाद आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है। आपको अभिलंब की डेफिनेशन भी मिल गई। अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब होता है। इसको हम कर देते हैं अभी, आप उसी में क्लियर हो जाएगा आपको। अभिलंब भी पता चल गया। अब हमको चाहिए ये वाला कोण और ये
कोई एंगल बन रहे हैं दोनों में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्या है? इसका आई नाम रखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसलिए इसका नाम आई रखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपको जब भी 2 नंबर का ये क्वेश्चन किसी का भी डेफिनेशन आता है तो आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये डायग्राम आपको पूरी तरह से याद कर लेनी है। डायग्राम याद कर लेंगे तो आपको सबकी डेफिनेशन आराम से मिलती जा रही है। आपतन कोण मिल गया आपको आई। इसके बाद आपका परावर्तन कोण कौन सा है? परावर्तन कोण, वो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बनने वाले, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम आर है। ये हो गया, आपको पता चल गया आपतित किरण क्या है। किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत से आने वाली किरण जिस बिंदु पे पड़ती है आपतन बिंदु, परिवर्तन होने वाली परावर्तित किरण। अगर लंब खींचते हैं आपतन बिंदु से तो अभिलंब। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको इस फिगर से सारी की सारी डेफिनेशंस मिल गई। इसके बाद आपके पास आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ये डेफिनेशंस, प्रकाश का प्रवर्तन में आप ये सब समझ गए क्या है। अब आपके पास आता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ये भी 2 नंबर में ज़रूर आता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है? ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश का प्रवर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं, तीनों का नाम आप लिख लेंगे तो उसमें हम लिख देते हैं तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही तरफ होते हैं। ये देखिए तीनों की तीनों इसी साइड पे हैं। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसके बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अपना, वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण हमेशा प्रवर्तित कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इतना आपको अंडरस्टैंड करना है। इसके आगे हम जो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि आपतित किरण और ये सब आप इनकी डेफिनेशन समझिए, किरण को देखिए। इतना करेंगे तो अगले सेशन में जब हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।